इंडियन पार्टनरशिप के एक्ट के सेक्शन 28 में डील करता है। तो लेट अस गो इनटू सेक्शन 28 और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि होल्डिंग आउट है क्या। एज आई सजेस्ट यू कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल पे बेस्ड है, तो ऑब्वियस है वो स्टॉपल के कंसेप्ट के जैसा है। बिफोर गेटिंग इनटू सेक्शन 28 आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे को, हाउ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड। बताइए पार्टनरशिप क्रिएट करने कैसे क्रिएट होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या बताइए। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ, प्लीज प्लीज कोई नहीं है ना, हाँ, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू रिमेंबर कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 4 एंड 5 है ना। तो सेक्शन 4 एंड 5 अगर हम रीड करेंगे तो हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो एक चीज सेक्शन 4 एंड 5 ने बहुत क्लियरली डिक्लेयर कर दी कि पार्टनरशिप करनी है तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करोगे तभी पार्टनरशिप क्रिएट होगी। इज इट क्लियर। यहीं से एक सवाल जनरेट होता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पार्टनरशिप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। कैन देयर बी अ पार्टनरशिप, there be a partner, no, I will not say partnership, can there be a partner in a firm without contract। तो पार्टनरशिप में ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर है, बट क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर नहीं है बट फिर भी वो पार्टनर मान लिया जाए, उसने कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं की है, पार्टनरशिप क्रिएट नहीं की है, तभी भी पार्टनर मान लिया जाए। इज इट पॉसिबल, आंसर इज यस, है ना। और इस यस का आंसर ही है सेक्शन 28, और आई कैन से कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट, concept of holding out। तो बेसिकली सेक्शन 28 यूज द वर्ड होल्डिंग आउट, इसलिए बार बार सेक्शन 28 वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट होल्डिंग आउट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, वो सिर्फ सेक्शन 28 तक सीमित नहीं है, बड़ा दायरा है। बट होल्डिंग आउट जनरली समझने की कोशिश क्या करते हैं कि होता क्या है, होल्डिंग आउट है क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मिस्टर ए है और एक पार्टनरशिप फर्म है ए एक्स वाई जेड फर्म, देयर इज अ फर्म एक्स वाई जेड, इसमें ए इज नॉट द पार्टनर, ए कोई पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है। ए क्या करता है, ए रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर, ए क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपने आप को है ना, वो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है फर्स्टली। इस रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, बी इन एज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बी ए की रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स वाई जेड फर्म। एक्स वाई जेड फर्म का रिप्रेजेंटेशन शो करने की कोशिश करता है ए, और ए के रिप्रेजेंटेशन पर वाई जो है एक्स वाई जेड से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, बिलीविंग ए टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर ये सिचुएशन होती है कि जो बी है वो बिलीव करता है ए इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड, और इस बिलीव के बेसिस पर वो क्या करता है, वो एक्स वाई जेड से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट A will be considered as a have the liabilities of partner। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट ए वो सॉरी बी वर्सेस एक्स वाई जेड हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लाइबिलिटीज रेज होती हैं, है ना, तो जो ए है ना, ए विल बी होल्ड राइट्स एंड लाइबिलिटीज
एज पार्टनर, उसके पास ऐसी लायबिलिटी आ जाएंगी जैसे वो एक्स वाई जेड का पार्टनर ही था, ए के ऊपर लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी। इसी को तो बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। दैट इज इफ समबडी, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल? अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन से किसी व्यक्ति ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तब फिर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन से डिनाई नहीं कर सकते, है ना? यही तो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। यू कैन नॉट एप्रोबेट और री एप्रोबेट एट द सेम टाइम, यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को कुछ रिप्रेजेंट किया, आपने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया प्रॉपर्टी मेरी है, और प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, आपने सेल आउट कर दी, उसने आपसे खरीद ली, पोजीशन चेंज कर ली, और बाद में आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी है? याद है टीपीए में फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, वही तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है। ऐसी नहीं, फर्म को पता है, अभी हम वहीं आएंगे, अभी तो हम पूरा डिटेल में जा रहे हैं, डोंट वरी। फर्म इज अवेयर अबाउट एज रिप्रेजेंटेशन, डोंट वरी, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का बेसिक, 28 क्या है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को समझ लो, होल्डिंग आउट, कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट में क्या हो रहा है, एक थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल हो रही है एज अ पार्टनर विच इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म। तो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट या कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट में होता क्या है, थर्ड पार्टी मेड लायबल एज पार्टनर ऑफ फर्म। ठीक है, तो दिस इज पार्टनरशिप बाय लॉ, वी कैन से। तो पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट है, और ये होल्डिंग आउट गिव द आइडिया ऑफ पार्टनरशिप बाय लॉ, है ना? अब ये है क्या, लेट अस गो इनटू सेक्शन 28। तो बेसिकली सेक्शन 28 यूजेस द वर्ड होल्डिंग आउट, बट ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है, तो ये प्रिंसिपल क्या है कि जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को पार्टनरशिप का पार्टनर रिप्रेजेंट करेगा, और उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो फॉर द पर्पस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ये व्यक्ति क्या माना जाएगा, पार्टनर ऑफ द फर्म है। एक और इसका एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बी सी डी पार्टनर थे, बी ने पार्टनरशिप से बाहर निकल गया, ए बी सी पार्टनर ऑफ द फर्म थे, उसने बोला मैं अब नहीं रहूंगा पार्टनर, वो पार्टनर निकल गया, बट बाहर जाने के बाद भी वो लोगों को अपने आप को पार्टनर बता रहा है, और उसको पार्टनर बताने की वजह से उन लोग क्या कर रहे हैं, उस फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जाके और बोलते हैं कि ठीक है मैं जिया जुडिशियल में पढ़ाता हूँ, तुम आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ, यू नेवर टीचर्स टू जिया जुडिशियल, है ना? और व्यक्ति आके मुझसे पूछता है कि मिस्टर ए आपके इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, मैं बोलता हूँ यस कनेक्टेड है, और वो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है मुझसे, ठीक है? और बात को उसे पता चलता है कि नहीं नहीं कनेक्टेड नहीं है, अब वो रिफंड मांग रहा है, इंस्टीट्यूट इज नॉट सेइंग टू रिफंड द फीस, तो वो आपसे मांग सकता है कि भैया तुम्हारी वजह से मैंने एडमिशन लिया था, तुम तो वहां हो ही नहीं, है ना? दीज आर होल्डिंग आउट। तो आपकी मिसरिप्रेजेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से मैंने कोई एक्शन लिया है और अब मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो आप उस ट्रांजेक्शन के लिए ऐसे लायबल हो जैसे यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। विद दिस माइंड सेटअप लेट अस गो इनटू सेक्शन 28 एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 का कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट क्या है वो समझते हैं। एक बार पहले ओवरऑल रीडिंग देंगे, बेसिक समझेंगे, फिर बेरेक का एक एक वर्ड पिक करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। Where holding out anyone who by word, spoken, written or by conduct represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner in a firm
is liable as a partner in that firm to anyone who has, on faith of any such representation, give credit to the firm, whether a person representing himself or represented to a person does or does not know that the representation had reached the person so given credit. अब समझते हैं हो क्या रहा है सेक्शन 28 के अंदर। जो ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको समझते हैं पहले। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 28, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट जो जनरल है उसमें से सेक्शन 28 किसकी बात कर रहा है, कौन सी होल्डिंग आउट की बात कर रहा है, हम वो समझ रहे हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, डेट एंड क्रेडिट, क्रेडिट एंड डेट। अब हो क्या रहा है इसमें, एक फर्म है एक्स वाई फर्म, ये क्या कर रही है, रेजिंग अ क्रेडिट। तो एक्स वाई फर्म इज रेजिंग द क्रेडिट, एक्स वो सॉरी ए इज क्रेडिटर। ए क्या है, क्रेडिटर है, ही इज गिविंग द क्रेडिट, रेडी टू गिव द क्रेडिट, रेडी टू गिव क्रेडिट। और लेट इट बी, बी कौन है, बी रिप्रेजेंट है ना ए दैट ही इज पार्टनर ऑफ एक्स वाई फर्म। बी क्या है, वो ए को बोलता है कि मैं जो हूं वो एक्स वाई फर्म का फार्मर, ऑन दिस टर्म है ना, ऑन दिस कंडीशन, ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन, ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन ए गिव क्रेडिट टू एक्स वाई फर्म। और इस रिप्रेजेंटेशन पे क्या कर रहा है, वो इसको कर्जा दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बात को। तो एक क्रेडिटर है जो अभी इसका हम इसको ब्रेक डाउन करते रहेंगे तो हम अब वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। A is a creditor who is giving the credit, XY firm is a firm who is raising the credit, और उसमें बीच में एक व्यक्ति है B और वो बोल रहा है कि भैया आप दे दो इनको पैसा, मैं भी इसका पार्टनर हूँ। और उसके कंडीशन, उसके बिलीफ पे, उस बंदे की गुड फेथ पे, तो सपोज कोई आदमी आपसे पैसे मांग रहा है, शाह फरीद आपसे पैसे मांग रहा है ना, और आपने मुझसे पूछा कि सर शाह फरीद पैसे मांग रहा है, मैंने कहा दे दो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं पार्टनर हूँ। शाह फरीद की अपनी पार्टनरशिप फर्म है बिफोर की, और शाह फरीद की दे तुमसे पैसे मांग रहे हैं, तो आपको मुझ पे ज़्यादा बिलीव है और आपने मुझसे पूछा कि सर वो फर्म पैसे मांग रही, तो बोला, मैंने बोला दे दो, आई एम द पार्टनर, और उस पर आपने दे दिया और उसके बाद ही पैसे लेके भाग गए। बताइए, और आप मेरे पास आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं नहीं मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, तो आप मुझे कैसे लायबल करोगे। नहीं, बी इज लायबल एज अ पार्टनर इस ट्रांजेक्शन के लिए, फॉर दिस ट्रांजेक्शन, for this transaction B is liable as partner। B कैसे liable हो जाएगा, as if he is the partner। this is known as holding out। ये holding out है। सेक्शन 28 पार्टनरशिप के अंदर, सेक्शन 28 के अंदर ये टर्म यूज की गई है, होल्डिंग आउट। बट ये प्रिंसिपल जो है वो सेक्शन 28 में अकेला नहीं है, बहुत जगह और भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट सेक्शन 28 का जो प्रिंसिपल है वो एक ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है, दैट इज डेट एंड क्रेडिट। तो अगर कोई किसी फर्म को कर्जा दे देता है इस बिलीफ पे कि व्यक्ति जिसने बोला है कर्जा मांग रही है जो फर्म, उसका पार्टनर जो है वो कोई और व्यक्ति है जिस पे वो बिलीव करते हैं, है ना, और उस व्यक्ति ने ऐसा उनको रिप्रेजेंट किया है। अभी हम वर्ड रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। अब एक एक वर्ड करके पिक करते हैं और हम समझते हैं क्या बोलते हैं। एनी वन, तो व्हाट डू यू मीन बाय एनी वन, एब्सोल्युटली राइट,
anyone is a third party who is not the partner of the word anyone here means third party. कहते हैं anyone who by words spoken written or conduct anyone represent himself, तो anyone represent, और रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? बाय वर्ड हो सकता है, बाय कंडक्ट हो सकता है, और बाय रिटन हो सकता है. What do you mean by that? Means representation can be express or implied representation, है ना? तो they are trying to make you understand that representation can be the third party is doing the representation. This representation can be implied or the express representation. But important है, what do you mean by representation? What do you mean by representation? अगर हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो लास्ट लाइन में रीड करना हो, बोलते हैं लास्ट लाइन आई वांट टू रीड, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know the representation has reached the person so giving the credit. Here the representation means making other person believe. The word representation means make other person believe. अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है? फर्स्ट डायरेक्ट बाय वर्ड, डायरेक्ट बाय वर्ड. डायरेक्ट बाय वर्ड का मतलब क्या है? मैंने खुद ही बोल दिया जाके कि आई एम द पार्टनर. सेकंड क्या हो सकती है? दे आर सेइंग कंडक्ट. तो व्हाट इज हैपनिंग? सपोज एक्स ऑलवेज बिहेव लाइक अ पार्टनर. तो वो क्या, उसके कंडक्ट्स ऐसे हैं, उसका बिहेवियर ऐसा है कि पार्टनर की तरह बिहेव कर रहा है. उसने कभी भी डायरेक्टली जाके क्रेडिटर को नहीं बोला है कि मेरे, उसने ये नहीं बोला कि भैया मैं पार्टनर हूं आप दे दो, नहीं, ही इज नॉट डूइंग सो. बट सारी दुनिया उसके बिहेवियर से बिलीव करती है कि ही इज द पार्टनर ऑफ दैट फर्म. और उस बिलीफ पे क्रेडिटर ने क्या किया कि अच्छा अच्छा ये मिस्टर एक्स तो पार्टनर है इसके, तो हम इनको पैसा दे देते हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, है ना? That means there is a chance कि he directly is not himself not represented, but उसके कंडक्ट से दूसरे पर्सन को क्या हो गया हो? बिलीव आ गया हो, फेथ आ गया हो कि नहीं ये पार्टनर है. तभी भी क्या माना जाएगा? माना जाएगा he has represented. ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्ट नेक्सस नीडेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शंस नीडेड नहीं है. हो सकता है थर्ड सिचुएशन क्या होती है? सपोज वेबसाइट पे लिखा हुआ है, कई बार होता है ना वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है ना, आर मेंटोर्स, आर पार्टनर्स, और उसमें उसका नाम डाल दिया उन्होंने, बट ही इज नॉट द पार्टनर, बट उसने नाम डाला हुआ है, सर मिस रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ना? तो मिस रिप्रेजेंटेशन है. तो रिटर्न है, इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस है, कैसा भी है, मिस रिप्रेजेंटेड है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वो फ्रॉड नहीं है. बस आई एम यूजिंग द वर्ड मिस रिप्रेजेंटेड, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फ्रॉड. फ्रॉड इज अ डिफरेंट सिचुएशन, है ना? एक्सप्रेस. तो इम्प्लाइड कंडक्ट रिप्रेजेंटेशन, एनीवन हु इज रिप्रेजेंटिंग, दैट इज हु इज मेकिंग अदर पर्सन बिलीव. वो दूसरे पर्सन को बिलीव करने पे मजबूर कर रहा है. क्या बिलीव करने में मजबूर कर रहा है? that himself to be represented to be a partner of a firm. So any person represent himself to be a partner of the firm. Partner of firm. That is the nature of representation. जो है वो कैसा है? नेचर ऐसा है कि जो सामने वाले को ये डिपिक्शन क्रिएट कर रहा है, ये बिलीफ क्रिएट कर रहा है कि दिस पर्सन इज द पार्टनर ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म. ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेशन हो गया, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, चाहे वो कंडक्ट से है चाहे वो राइटिंग से. ही बिलीव्स अदर पर्सन दैट ही इज द पार्टनर, तो ही मेक अदर पर्सन बिलीव दैट ही इज द पार्टनर टू द फर्म. अब क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन? आगे
is liable as a partner to that firm to anyone. To anyone, what do you mean by to anyone? To anyone who on this faith, what this is to anyone, who is this to anyone? This is the party who is giving the credit, यानी कि this is the second party, this is the second party, party believing in representation, or I can say party acting on representation, acting on representation, है ना? तो पार्टी रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट कर रही है, वो पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट कर रही है। तो आपके कंडक्ट से आप ये दिखा रहे हो कि मैं पार्टनर हूं, और आपके इस दिखाने पे दूसरे आदमी ने क्या कर लिया है, बिलीव कर लिया है ना? और उस बिलीफ पे उसने क्या किया है, who on a face such representation give credit to the firm, उसने क्या किया है, give credit to firm। ये firm कौन है? firm is the first party, that is second party, party believing the representation of third party give credit to first party। सिंपल। अब आ गया निकल के। तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, the third party is liable like a, exactly, third party bound by principle of holding out, that is for this transaction he will be considered as partner। वो पार्टनर बन नहीं जाएगा इस ट्रांजेक्शन के लिए, for this transaction he is considered as partner। इस ट्रांजेक्शन के लिए उसको क्या मान लेंगे, पार्टनर मान लेंगे। चलिए, तो दिस इज सेक्शन 28 होल्डिंग आउट। क्या होल्डिंग आउट इसके अलावा कहीं और भी एग्जिस्ट करती है, एक सवाल है, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि वर्ड होल्डिंग आउट इज यूज्ड अंडर सेक्शन 28 बट द प्रिंसिपल इज ब्रॉडर एंड दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, जो सिर्फ 28 में नहीं है, कहीं और भी है, बट वहाँ पे होल्डिंग आउट वर्ड यूज नहीं किया गया है। और उसके अगर हम देखें तो पहला सवाल है ना, तो आई कैन से other section where principle of holding out exist, है ना? तो वो अदर कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पे होल्डिंग आउट एग्जिस्ट करता है? पहला है सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 3। लेट अस गो इनटू सेक्शन 32 एंड क्लॉज 3 एंड फाइंड आउट कि क्या है वो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। थर्टी टू टॉक्स अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब होता है अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तब पार्टनर रिटायर हो रहा है, लीविंग द पार्टनरशिप। तो लेट अस रीड दिस क्लॉज 2 और बेसिकली 3। क्या बोलते हैं, notwithstanding the retirement of partner, firm
he and the partner continue to be liable as partner to third parties for an act done by any of them which would have been an act of firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement, है ना. तो this means suppose x y z are partners, z left the firm, है ना. z ने फॉर्म लेफ्ट कर दिया, x y have a contract with a, z have given no public notice of his retirement. Z ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया पब्लिक में. A still considered, A still believes Z to be a partner. A still believes Z to be a partner, क्योंकि पार्टनरशिप का नाम ही क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स. तो उसको लग रहा है जेड भी पार्टनर है, ठीक है, बट उसको पार्टनरशिप छोड़ चुका है. स्टिल जेड लायबल एज पार्टनर फॉर दिस ट्रांजेक्शन. जेड इस ट्रांजेक्शन के लिए कैसा लायबल हो जाएगा, एज अ पार्टनर लायबल हो गया. क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्यों देखो ना, प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट लग रहा है, हु इज नॉट अ पार्टनर इज मेड लाइक अ पार्टनर. प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट है ना, कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट, और आई कैन से कंसेप्ट ऑफ स्टॉपल, है ना. अ पार्टी हु इज नॉट अ पार्टनर इज मेड लायबल एज अ पार्टनर. अनदर एग्जाम्पल, आपको प्रिंसिपल ऑफ पार्टनर होल्डिंग आउट देखने मिलेगा इन सेक्शन 33 क्लॉज 2. if you see section 32 clause 2, if you see section 33 clause 2, वहां पर भी आपको प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट देखने मिलेगा. क्या बोलते हैं, कहते हैं the provisions of section 32 will apply to an expelled partner as if he were a retired partner, है ना. तो अगेन पार्टनर इज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मीन्स उसको निकाल दिया है, रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप. और उसके बाद नो पब्लिक नोटिस इज गिवन, और कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, नो पब्लिक नोटिस. तो फिर जो एक्सपर्ट पार्टनर है वो ऐसे ही लायबल रहेगा जब तक उसका नोटिस नहीं देता, एज इफ ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म. ठीक है, तो एक्सपर्ट पार्टनर इज लायबल फ्रॉम द एक्सपेल पार्टनर liable for act of firm like a partner until notice not given. तो जब तक नोटिस नहीं दे दिया था तब तक वो ऐसे ही लाएगा. क्लियर? क्या बताऊं? हाँ, पहले वाले में तो एज अ पार्टनर वो रहेगा ही ना. लीव कर दिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको अभी तक पता ही नहीं है कि उसने लीव कर दिया, तब वो लायबल है, तभी तो होल्डिंग आउट होने की. जब वो पार्टनर है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर काहे की, वो तो पार्टनर ड्यूरिंग द पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट किया वहां तो हमेशा पार्टनर की लायबिलिटी रहती है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 45.
तो नो डाउट पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 28 लिखा है वर्ड होल्डिंग आउट। पीटी में पूछता है तो आंसर ऑलवेज सेक्शन 28, बट मेंस में पूछता है तो आपको समझना पड़ेगा कि सेक्शन होल्डिंग आउट में सेक्शन 28 वर्ड यूज किया, बट वो प्रिंसिपल बहुत जगह है। तो 32 में अवेलेबल है, 33 में अवेलेबल है एंड 45 में अवेलेबल है। लेट अस रीड टू सेक्शन 45। क्या बोल रहे हैं? लायबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डेसोल्यूशन। तो पार्टनरशिप फर्म क्या डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है, सारे पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म खत्म कर दिया। डेसोल्यूशन हमें पढ़ा नहीं है बट हम पढ़ेंगे। बट इफ यू रिमेंबर सेक्शन 7 एंड 8, तो दो तरीके से पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप बाय विल और पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, है ना। तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जब होता है तो जैसे ही वो ट्रांजेक्शन खत्म होता है पार्टनरशिप खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। और विल में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके डिसॉल्व करना चाहते हैं तब डिसॉल्व हो जाती है। अब क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तब, notwithstanding the dissolution of a firm, a partners continue to be liable as such third parties for an act done by any of them which would have been an act of firm if done before the dissolution until public notice is not given of dissolution। अगेन सेक्शन 45 में हुआ क्या है? पार्टनरशिप डिसॉल्व, हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब डेसोल्यूशन पढ़ रहे होंगे, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग आउट के कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। पार्टनरशिप डिसॉल्व, नो पब्लिक नोटिस गिवन, पार्टनर्स डीलिंग विद people, people still consider them as past। पार्टनर्स अलग हो गए, अब वो अपने अपने ट्रांजेक्शन्स में डील कर रहे हैं, बट लोग आज भी उनको पार्टनर्स की तरह देखते हैं। क्या होगा? होल्डिंग आउट अप्लाइज, होल्डिंग आउट अप्लाइज, होल्डिंग आउट अप्लाइज मीन्स दे आर लायबल एज अ पार्टनर्स, उन सबकी लायबिलिटी आ जाएगी एज अ पार्टनर्स। So these are the cases in which holding out applies. Again, can there be a situation or I can say exception to the principles of holding out जहाँ पे holding out नहीं लगती है? That means इंडिविजुअल ने एक्ट किया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हुई है, उस रिप्रेजेंटेशन पे किसी ने बिलीव भी किया है, उस बिलीव के बाद उसने एक्ट भी किया है, बट स्टिल उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, that is where the principle of holding out does not applies। फर्स्ट एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 28 का क्लॉज 2। सेक्शन 28 का क्लॉज 2, what they are saying, where after a partner's death the business is continued in the old firm name, the continued use of the name of a deceased partner as a part thereof shall not of itself make his legal representatives or his estate liable for an act of the firm done after his death। तो obvious है, first situation is the death of a partner। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज एन फर्स्ट एक्सेप्शन। तो पार्टनर क्या है, वो डेथ हो गई है, तो हो सकता है उसके बाद लोग अभी भी उसको जिंदा समझ रहे हो सकता है पब्लिक नोटिस इन्फॉर्म नहीं किया गया हो सकता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसके बेनिफिट भी जा रहे हो, बट स्टिल
उसके एलआर और उसकी ई स्टेट लाइबल नहीं होगी अनटिल उसके एलआर को एज अ पार्टनर ऐड नहीं कर लिया है या पब्लिकली इन्फॉर्म नहीं कर दिया कि नाउ एलआर आर पार्टनर्स, ठीक है, वो अलग सिचुएशन हो जाएगी। जनरली दे आर नॉट लाइबल। सेकंड एक्सेप्शन आपको मिलेगा देखने के लिए सेक्शन 34 क्लॉज 1। सॉरी क्लॉज 2 नॉट क्लॉज 1, है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर। अगेन अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है बाय द कोर्ट, है ना, somebody is ceased to be इंसॉल्वेंट, ही जैसे इंसॉल्वेंट होता है ही ceased to be a partner, तो एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट ही ceased to be a partner, तो वो पार्टनर नहीं माना जाता है। तो अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कोर्ट से तो लॉफुली वो एनीमोर इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनर नहीं माना जाता है। क्लॉज 2 क्या कहता है, पढ़ते हैं। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द पार्टनर the firm is not dissolved by the adjudication of partner as a insolvent। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, वो पार्टनर तो नहीं रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई है। आगे क्या बोलते हैं, द ई स्टेट ऑफ पार्टनर्स सो adjudicated is not liable for an act of a firm and firm is not liable for the act of an insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। That means insolvent partner declared insolvent, ठीक है, from date of ins declaration he is not liable for acts of firm, है ना, वो acts of firm के लिए liable नहीं होगा। सिंपल। और लास्ट एग्जांपल है, थर्ड इज इनएक्टिव पार्टनर्स। उसके लिए कोई सेक्शन नहीं है, बस ऐसे याद रखना। जो इनएक्टिव पार्टनर्स हैं वो उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट नहीं लगता है, ठीक है, इनएक्टिव पार्टनर्स के ऊपर, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं करते हैं। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर्स, इनएक्टिव पार्टनर्स मीन स्लीपिंग पार्टनर्स, तो स्लीपिंग पार्टनर्स को प्रिंसिपल्स ऑफ होल्डिंग आउट नहीं लगता है। व्हाई? बिकॉज वो तो उन्होंने तो रिप्रेजेंटेशन की नहीं है, तो जब रिप्रेजेंटेशन नहीं किया तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट क्या करता है, जो नॉर्मल पार्टनर की लायबिलिटी होती है वही लगेगी उनकी, होल्डिंग आउट नहीं लगेगा बस। चलिए, तो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ होल्डिंग आउट गिवन अंडर पार्टनरशिप एक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, होल्डिंग आउट में ही इज बिकमिंग अ पार्टनर for the purpose of transaction only and only to maintain the security of that third party जिसने उसकी representation पैक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज पार्टनरशिप फर्म ने, थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पैसा दे दिया, ठीक है उसको, और उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ये होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी, ये होगा वो होगा, और वो बंदा अब कह रहा है सेकंड की मैं तो मुझे पार्टनर मान रहे हो तो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दो। आंसर इज नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है। जब जब थर्ड पार्टी को नुकसान होगा तब तक तुमको भी केस के अंदर लाया जाएगा। भाई बिकॉज इट इज यू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, दैट इज यू ड्यू टू विच ये व्यक्ति अब क्या है, इस प्रॉब्लम में आया है, तो आपके रिप्रेजेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम में आया है, तो आप इस प्रॉब्लम का हिस्सा बनोगे, बेनिफिट नहीं। हाँ सिंपल सिंपल, वही वही सेम है, इट्स लाइक वो इंडेमनिटी वाला कंसेप्ट। अभी हमने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तुम इंसॉल्वेंसी पे ऑटोमेटिक हो जाता है, एक्सपेल करने की जरूरत ही नहीं है ना, इंसॉल्वेंसी पे ऑटोमेटिक होता है, एक्सपल्शन की जरूरत ही नहीं है। चलिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज बताइएगा। हाँ क्लियर है, डिक्टेशन लिखें अब यहाँ पे इसका। आई वांट यू एक दो पैराग्राफ
होल्डिंग आउट पे डिक्टेट कर देते हैं, बाकी तो सारा नोट्स में है, बट आई वांट कि कुछ डिक्टेशन कर दें।